हेलो बेटा, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ढंग से? आवाज सही से आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। ओके, गुड। चलो मैं आपको म्यूट कर दूं, लेकिन क्योंकि ओके, अब मैं जरा बोल रहा हूँ मॉड्यूल। ओके, अब बेटा हम लोग चालू कर सकते हैं, ठीक है? तो आज अपन चैप्टर वन शॉट रिवीजन करेंगे। एक्चुअली वन शॉट क्या है? तीन जो है वो आवर्स में हमारा उद्देश्य है कि हम 3 घंटे के अंदर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लें, और इसके अलावा जो है हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें इसके, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, है ना? और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैं आप सबको रिवीजन करा देता हूँ चैप्टर का टेस्ट, जिससे कि आप लोग अच्छे से दे पाए, है ना? तो चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता था कि कोई प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में बताता था। अब आया है चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये बताता है कि रिएक्शन होगी तो, पर रिएक्शन होने की रेट क्या होगी। इस चैप्टर की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर लेंगे या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन स्टडी कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा हमको? इससे फायदा ये होगा कि यदि कोई काम की रिएक्शन है और हमारी वो स्लो रिएक्शन हो रही है, तो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की स्टडी करके उसको अल्टर करके हो सकता है हम रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर पाए, या हम रिएक्शन में कुछ अपने हिसाब का अल्टरेशन कर पाए। कुल मिलाकर के रेट ऑफ रिएक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन जो होती हैं वो रेट के आधार पे वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं, जिनका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो। दिख रहा है सामने 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻16 के रेंज में जो हो जाए, उन्हें बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं वो इंस्टेंटेनियस होती हैं। एसिड बेस रिएक्शन होती हैं इंस्टेंटेनियस होती हैं। जैसे कि AgNO3 NaCl की रिएक्शन हुई, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। बेरियम क्लोराइड H2SO4 की रिएक्शन हुई, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फेट का। वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। और एसिड बेस्ड रिएक्शन HCl और NaOH की हुई, ये भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। प्लस दूसरी रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शंस, जैसे रस्टिंग ऑफ द आयरन, जिन्हें होने में दिन लग जाए, महीने लग जाए, साल लग जाए, उनको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे H2 और O2 का रिएक्शन आपस में एट रूम टेम्परेचर विदाउट एनी कैटलिस्ट, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, हम सबको पता है यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर लेके बैठ जाएं, तो कोई इथाइल अल्कोहल थोड़ी ना, कोई मिथाइल अल्कोहल थोड़ी ना बन जाएगा, या बनेगा तो उसका रेट बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। तो बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन हो या वेरी स्लो रिएक्शन हो, इन दोनों की जो रेट है वो स्टडी करने के लिए हमारे पास में पता है कोई, मतलब कोई यूज नहीं है उसको स्टडी करने का। दोनों की ही जो रेट है वो एक की इतनी ज्यादा स्लो है कि उसको मेजर करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, और एक इतना ज्यादा फास्ट है कि उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं सी टाइप पे। सी पे क्या है? सी पे है मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस। मॉडरेट और स्लो रिएक्शन ये हमारे काम की होती हैं, ठीक है? मॉडरेट और स्लो रिएक्शंस ये हमारे काम की रिएक्शंस होती हैं, और इनके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हुआ। इन रिएक्शंस में मॉडरेट टाइम लगता है, मतलब ना मंथ्स लगेंगे और ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगी, मीडियोकर उसमें होगी, है ना?
इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, रिएक्शन ऑफ NO विद द क्लोरीन, ये सब। ठीक, अब आते हैं अपन रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है बेटा किसी रिएक्शन का रेट? तो किसी भी चीज का रेट जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं चेंज अपॉन टाइम से। जैसे कि हम लोग मान लो एक जमाने में वेलोसिटी निकालते थे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम लिख देते थे, तो वेलोसिटी आ जाती थी। याद है आप लोगों को? एक समय पर अपन स्पीड निकालते थे, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते थे। चैप्टर का नाम था काइनेमेटिक्स, याद है आप लोगों को? इसी प्रकार यहाँ पर यदि हमें रेट देखना है तो रेट देखने के लिए हम ये देखेंगे कि चेंज कितना है पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम यदि देखा जाए तो यहां से हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर डेल सी जो है वो है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम डेल टी है T2 माइनस T1। तो डेल सी C2 माइनस C1 हो जाएगा और डेल टी T2 माइनस T1 हो जाएगा। C2 क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन, और इधर देखें प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। प्लस माइनस का साइन क्यों लगा हुआ है वो बताएंगे। यदि रिएक्टेंट का आप रेट देख रहे हो तो रिएक्टेंट के चेंज होने की दर क्या होगी बेटा, रिएक्टेंट का रेट यदि देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, यही लिखेंगे ना अपन, T1। अब बेटा C2 कंसंट्रेशन तो समय के साथ कम हो जाएगा यदि याद करें तो, क्योंकि क्या है रिएक्शन आगे बढ़ रही, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो चूंकि वो समय के साथ कम हो जाएगा इसलिए हमारा ये जो रेट है वो नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज C2 इज लेस देन C1। लेकिन रेट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसके सामने हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जिससे कि रेट ओवरऑल पॉजिटिव आए। पर यही हम प्रोडक्ट के लिए देखते, यही रेट है यदि हम प्रोडक्ट के लिए देखते तो C2 की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू C1, क्योंकि समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है। C2 इज कंसंट्रेशन एट सर्टेन टाइम, तो यहाँ पर हम फिर प्लस साइन लगा देते। कुल मिलाकर के प्लस माइनस का मतलब क्या है सबको समझ में आ गया होगा। यदि रिएक्टेंट के रेट को देख रहे हैं चेंज को, यदि रिएक्टेंट के रेट को देख रहे हैं तो माइनस साइन लगाना है, और यदि प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो प्लस साइन लगाना है। रिएक्टेंट में माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता है। तो C2 की वैल्यू C2 माइनस C1 जब आप करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो रेट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सामने नेगेटिव साइन लगा देते हैं। आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग ग्राफ आपको दे रहे हैं दिखाई, जो कि अगेन आपको कुछ कुछ समझना चाहिए। यदि आप यहाँ पर ये ग्राफ्स को देखो बच्चों, तो इन ग्राफ्स का, एक सेकेंड रुकना बेटा, स्क्रीन चली गई। हाँ, यदि इन ग्राफ्स को आप देखोगे तो इन ग्राफ्स का नेचर आपको कैसा दे रहा है दिखाई, वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखा जाए तो कुछ ऐसा आ रहा है, और यदि हम रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ कुछ यूं आ रहा है। और वो ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है वो देखो। अब इस ग्राफ का स्लोप पहले आप देखो, देखो रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, कम होता है। रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्या बात सबको क्लियर है? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ऊपर वाला हो गया और रिएक्टेंट के लिए ग्राफ नीचे वाला हो गया। क्या सबको बात क्लियर है बच्चों? सबको बात क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़े तो यदि यहीं पर मान लो गैसियस रिएक्शंस होते, मतलब मान लो A गिव्स B होता और ये दोनों के दोनों क्या होते बेटा, गैस होते, तो उस केस में हम क्या लेते, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन नहीं लेते, A के प्रेशर का चेंज लेते। तो मैं लिखता प्रेशर एट टाइम T माइनस प्रेशर एट टाइम 0 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर मैं लिख देता वहां पर T माइनस T0। करेक्ट है, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T आ जाता। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी ये वाली। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी ज्ञान की बातें करते हैं। तो ये था बेटा रेट ऑफ चेंज जो आपने अभी अभी देखा है ना। अब रेट भी बेटा दो टाइप के होते हैं,
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि आप चैप्टर काइनेमेटिक्स को याद करोगे तो आपको बड़ा सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी। काइनेमेटिक्स में भी आपने पढ़ा था, यदि आप एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, याद करो बेटा, तो हम क्या करते थे, हम दो टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट देख लेते थे, याद है तुम लोग को। तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो मैंने क्या किया, यदि मेरे को एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या होता है, लार्जर इंटरवल पे होता है। तो मेरे पास यदि कोई ग्राफ है, मान लो मेरे पास ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर कंसंट्रेशन इस टाइम पे नाप लूंगा, इधर कंसंट्रेशन इस टाइम पे नाप लूंगा, ठीक है। इन दोनों कंसंट्रेशन का मैं चेंज देख लूंगा, कितना कंसंट्रेशन चेंज आया है। मतलब ये T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, C2, और T1 पे कितना हो जाएगा, C1। तो ये हो गया C1 और ये वाला क्या हो गया, C2। ये टाइम क्या है, T1, और ये टाइम क्या है, T2। कचरा हो गया कि समझ में आ गया? समझ में आया कि तुम लोगों को क्या बोला मैंने? मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सिंपल लिटिल स्टार ऐसे ग्राफ बनाया, यूं ग्राफ है। अब मैं इसका कंसंट्रेशन दो टाइम पे नाप लूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सबको आ रहा है ना समझ में? मैं दो टाइम पे कंसंट्रेशन नाप लूंगा, ये एक टाइम पे नाप लिया, एक टाइम पे नाप लिया, और बस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगा एवरेज रेट। पर याद करो बेटा, यदि कोई मेरे से इंस्टेंटेनियस रेट पूछता था तो वो कैसे आता था, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे आएगा, स्लोप से आएगा। अब यदि आप उसके, समझ रहे बात को, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे आएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ से आता है, कैलकुलेट होता है, याद है बेटा? देखो, और इसका मैथमेटिक्स आपने फिजिक्स में कभी कभी सीखा होगा कि यहाँ पर जब आप ग्राफ यूं बनाते थे तो आप क्या करते थे, एक लार्जर इंटरवल पे देखते थे। अब प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बना देता हूँ, है ना, आप एक लार्जर इंटरवल पे चेंज देखते थे, याद है आपको? एक लार्जर इंटरवल पे चेंज देखते थे आप, इधर देख लिया और इधर देख लिया आपने, है ना। इसी टाइम को आप कम करते जाओ, तो इन दो चीजों के बीच में यदि टाइम कम करोगे तो अब गैप इतना बचेगा, और टाइम कम करोगे तो गैप इतना बचेगा, और कम करोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। बोलो बेटा, तो इंस्टेंस का मतलब पॉइंट हो गया। बोलो, बात क्लियर है? तो उस समय स्लोप क्या होगा, उस समय स्लोप रिप्रेजेंट कर देगा रेट ऑफ चेंज, उस समय स्लोप रिप्रेजेंट कर देगा रेट ऑफ चेंज। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को यदि इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, कुछ नहीं करना है मेरे को इसके स्लोप को देख लेना है, और dx बाई dt से मेरे पास में इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा? डिफरेंशिएशन के द्वारा अपन करते थे, याद करो, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डिफरेंशियल अमाउंट ले लेते थे, डी ए बाई डी टी कर देते थे, है ना। तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट अपन कैसे लेते थे, स्लोप ऑफ द ग्राफ को मेजर करके लेते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट यदि आपको निकालना है तो इंस्टेंटेनियस रेट होगा माइनस डी ए बाई डी टी। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। और ये किसके लिए लिखा है, रिएक्टेंट के लिए लिखा है, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस डी ए बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया बेटा, सबको आया? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फीचर देखो, इस ग्राफ का स्लोप समय के साथ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इस ग्राफ का स्लोप समय के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्लोप ऑफ द ग्राफ समय के साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। शाबाश बेटा। यदि शुरुआत में आप स्लोप देखते ग्राफ का तो आपको शुरुआत में ये वाला स्लोप देता दिखाई, ऐसा कुछ, बाद में देखो तो स्लोप कुछ ऐसा दे रहा है दिखाई, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इसमें स्लोप कैसा है, ऐसा है स्लोप, इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है। तो आप देखो कहां पर स्लोप कम है, तो धीरे धीरे समय के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है, और ये नेचुरल भी है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। बोलो, बात क्लियर है सब लोग को बेटा? सबको बात समझ में आ रही? इसलिए स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, कम होता जाएगा। तो प्रोडक्ट के बनने की रेट समय के साथ क्या होगी बेटा, कम होती जाएगी। तो ग्राफ का स्लोप भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये था बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लोगों ने अभी अभी देखा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इसको स्लोप ऑफ द ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, या हम डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं? इसका रेट जब हम निकालते हैं तो सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। देखो बेटा, यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं आपके लिए,
और वो एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा हो कि 2a गिव्स मी b, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि जितनी देर में a के 2 मोल गए हैं उतनी देर में b का a मोल गया, एक ही मोल गया बना है। तो इसका मतलब a के टूटने की रेट जो है b के बनने की रेट से डबल है। 2 a के गए तो 1 b का बना। बोलो हो, क्या बात क्लियर है बेटा? क्या बात क्लियर है ना? तो यदि मैं इन दोनों को, ठीक है ना, यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगी? यदि रेट ऑफ रिएक्शन देखूं तो ये 2 जा रहा है तो ये 1 बन रहा है। ठीक है बेटा? तो रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ बी क्या होगा और रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ ए क्या होगा? तो जब रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ बी और ए लेते हैं तो रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ ए होगा माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ पे हाफ नहीं आएगा बेटा, क्यों? क्योंकि ए के घटने की दर तो क्या होगी, ए कितना चेंज हुआ कितने समय में, तो माइनस डी ए बाई डी टी होगा। यदि बी के घटने की दर देखें तो प्लस डीबी बाई डी होगा। बोलो हो, क्योंकि जब किसी इंडिविजुअल की दर देखते हैं तो वहां स्टोशियोमेट्री नहीं आती है। स्टोशियोमेट्री कब आती है? स्टोशियोमेट्री तब आती है जबकि रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, सब लोग को याद आ गई होगी बात, है ना? तो जब तक इसके 2 मोल गए उसका 1 मोल बना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? जो स्लो चल रहा है। तो स्लो कौन चल रहा है? बी चल रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डीबी बाई डी हो जाएगा। बोलो हाँ। यदि 2a बराबर b है तो दो जो a जो है वो दुगना जाता है तो b 1 गुना ही बनता है। तो इसका मतलब स्लो चीज कौन सी बन रही है? स्लो चीज b बन रही है। तो b से b की चीज देख करके अपन पता लगा सकते रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो हमने क्या किया, हमने वहां पर लिख दिया db बाई dt। बोलो बात क्लियर है सब लोग को? तो यहां पर आ गया db बाई dt इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो बच्चों, और हमें ये पता है कि रेट ऑफ डीबी की जो रेट है उससे आधी रेट, उससे दुगनी रेट किसकी है? ए की है। अब यदि दुगनी है ए की और ए की बी से कंपेयर करना है तो क्या ए की जो विघटन की रेट है उसकी आधी रेट ही बी की रेट है? बोलो हो बेटा, बी जिस रेट से बन रहा है ए उस रेट से दुगने रेट से कंज्यूम हो रहा है। बोलो हो, ए दुगने रेट से कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब यदि आधी रेट ए की विघटन की ले ली जाए या डिसोसिएशन की ले ली जाए तो बी के बनने की रेट आ जाएगी। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए। ट्रिक क्या है? जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। क्या लिखते हुए? क्या लिखते हुए? उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। किसको? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए। ठीक है ना? अब सिंपल गणित हो गया बेटा। यदि मान लो कल के दिन मैं आपको इक्वेशन दे दूं 1/2a प्लस 4/5c गिव्स मी 7d। अब कोई बोले कि इसका आप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, तो अब क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा -2da/dt। बोलो हो, -2a/da/dt आना बोलना पड़ेगा बेटा। ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, ये t हो जाएगा, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 4/5 जाएगा तो -5 dc/dt और इधर 4 आ जाएगा। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 4/5 लिखा तो 5 ऊपर चला गया और लास्ट वाला आ जाएगा +1/7 dd/dt, +1/7 dd/dt। क्या सबको बात क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। माइनस साइन किसके साथ लगता है? रिएक्टेंट के साथ। प्रोडक्ट के साथ क्या साइन लगता है? पॉजिटिव साइन लगता है। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो आगे की कहानी करते हैं अपन। अब मान लो कोई बोले कि आपको निकालना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखनी है। तो बेटा रेट क्या होता है? dc/dt। और dc क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर पर टाइम हो जाएगा, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। बोलो बेटा। और यदि प्रेशर का चेंज आएगा तो फिर क्या होगा? एटीएम, एटीएम पर
सेकंड हो जाएगा। कितना? प्रेशर का चेंज आया, प्रेशर की यूनिट की जगह कंसंट्रेशन की यूनिट की जगह प्रेशर की यूनिट आ जाएगी, तो एटीएम पर सेकंड हो जाएगा। और यदि कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और क्या कह रहा है? फॉर अ रिएक्शन 2N25 गिव्स 4NO2 plus O2 if concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 की पावर -2 m in 4 सेकेंड, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिक्रीजेस बाय दिस मच इन 4 सेकेंड, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2, जो कि होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3, जो आया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया। ठीक है बेटा, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना होगा? O2 का निकालना है, NO2 का दिया है, तो बेटा जिस रेट से NO2 बन रहा है उससे 4 गुना स्लो O2 बन रहा है, तो जो भी रेट NO2 के लिए आया उसको 4 से डिवाइड कर देना। बोलो बेटा, बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ N2O5, बेटा जितनी देर में NO2 के 4 मोल बने, N2O5 के 2 गए, मतलब N2O5 2 गुना स्लो है, मतलब NO2 की जो भी रेट है उसको 2 से डिवाइड कर देना। फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -1/4 dNO2/dt, जो भी NO2 का रेट है उससे 4 गुना स्लो है रेट ऑफ रिएक्शन, या जो ऑक्सीजन का रेट है वही है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी सबस्ट्रेट पूछा हो तो कभी भी स्टोइचियोमेट्री का प्रयोग मत करना। स्टोइचियोमेट्री का प्रयोग सिर्फ तब करना है जब आपस में कंपैरिजन करना हो या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो। क्या बात समझ में आ रही है? पहले सवाल में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बोला था, मैंने 1/4 नहीं लिखा, मैंने लिखा dNO2/dt, क्योंकि NO2 का रेट पूछा है, तो dNO2/dt, NO2 में कितना चेंज आया अपॉन dt। यदि मान लो NO2 का दिया होता और O2 का पूछा होता तो मैं उसको किससे कंपेयर करूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन लिखूंगा उससे कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन होगी -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल्स टू +1/4 dNO2/dt इज इक्वल्स टू 1 DO2/dt। बोलो हाउ? क्या सबको बात क्लियर है बेटा? आई होप सो सब बच्चों को बात क्लियर है, ठीक है ना? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा कभी भी आएगा तो? क्या ये बात आपने बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से सुन ली है कि कभी भी किसी सबस्ट्रेट का रेट पूछा है तो उसके कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम देखना है। यदि एक का रेट ऑफ चेंज पता लग गया है और दूसरे का निकालना है तो फिर हमको स्टोइचियोमेट्री का प्रयोग करना है। तब हमें आपस की कंपैरिजन देखनी है, और आपस की कंपैरिजन सदा कैसे होगी? रेट ऑफ रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन से होगी, जो होता है -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल्स टू +1/4 dNO2/dt इज इक्वल्स टू DO2/dt। +1/4 dNO2/dt क्या डोनेट करता है? +1/4 dNO2/dt क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करता है। सिर्फ dNO2/dt किसको डिनोट करता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2 को डिनोट करता है। आई होप सो मैं समझा पाया हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत आसान है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग चेंजेस 2HI गिव यू H2 + I2। ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बोला है -1/2 dHI/dt इज इक्वल्स टू 1 dH2/dt इज इक्वल्स टू 1 dI2/dt। अब सेकंड वाले के लिए बोला है तो -1/2 dSO2/dt इज इक्वल टू 1 DO2/dt इज इक्वल्स टू +½ dSO2/dt। आई होप सो सबको बात क्लियर है। बिगनर बात, the rate of reaction is expressed as +½ dC/dt plus 1/3 divided 1/4 with minus sign and dB/dt with minus sign। तो जहां जहां माइनस साइन लगा है वो सब क्या है? जहां जहां माइनस साइन लगा है वो सब क्या है? वो सब रिएक्टेंट है। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन हो गए? यहाँ रिएक्टेंट ए और बी हो गए। तो ए की स्टोइचियोमेट्री कितनी होगी?
4 होगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो स्टोइचोमेट्री होती है। तो 4a प्लस 1b गिव्स अस 2c प्लस 3d। क्या चमका? जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब in the reaction a plus 2b gives 6c plus 2d, if dA by dt is equals to इतना, what will be the value of delta b by dt? आप समझ गए होंगे रेट किसका दिया है बेटा, dA by dt दिया है आपको, समझ ला, dA by dt दिया है और पूछा क्या है, dB by dt दिया है। तो a और b के बीच में संबंध निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन से निकालना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन होगा minus dA by dt is equals to minus half dB by dt is equals to plus 1 by 6 dC by dt is equals to 1 by 2 dd by dt। इसमें C और D की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें A और B का कंपैरिजन करना है। तो बच्चे समझ गए होंगे कि A के बदलने की जो दर है उससे 2 गुना दर से B बदलता है। B का dB by dt दिया है, A का पूछा है, तो हाफ कर देना, मामला आपका सॉल्व हो जाएगा। 1.3 2.6 ये किसकी रेट दी है, ए की दी है, और बी की पूछी है तो बी की दुगनी होगी, मतलब 2.6 इंटू 2 5.6 हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। आगे की बात आपको पता है, सरल है पूरा का पूरा गणित। अगला वाला देखते हैं बेटा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइंड प्रोडक्ट रिलेट टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अंडरलाइंड प्रोडक्ट। यदि एक का दूसरे से कंपैरिजन करना है तो ऑलवेज हमको क्या करना चाहिए, ऑलवेज हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए। तो 1dBrO3 by dt is equal to minus 1 by 5 dBr negative by dt is equal to 1 by 6 dH plus by dt is equal to plus 1 by 3 dBr2 by dt is equals to plus 1 by 3 dH2 by dt। क्या सबको चमका? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बेटा, आगे आता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या बताता है? दिस इज एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट लॉ। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब तक क्या हुआ, अब तक क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि ए के सामने ए लिखा है, मान लो ए के सामने 2 लिख दूं और बी के सामने 3 लिख दूं और यहाँ पर 3b बना दूं, करेक्ट है बेटा? तो हम अब तक ये देखते हैं कि भाई ए यदि 2 बदला तो बी 3 बदला, ऐसा देखते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा हो तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बी पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा हो। जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो बी पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा हो। तो रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं कि अलग अलग रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस, या रेट ऑफ रिएक्शन पर अलग अलग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस क्या होती है, ठीक है? इन द एक्सप्रेशन the rate of reaction is proportional to, the rate of reaction is proportional to, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, concentration of reactant का product of concentration of reactant to the power stoichiometric coefficients, and these stoichiometric coefficients are to the power some exponential value to the power some value x and y, and this x and y is experimentally determined। x की वैल्यू a के बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, y की वैल्यू b स्मॉल b के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? ये बात हम कैसे पता लगाएंगे ये वैल्यूज बराबर है? ये बात हम एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम किसी रिएक्शन में ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, फिर देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किस हद से बदला है। यदि रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने पे डबल हो गया तो x की वैल्यू 1 आएगी, डबल करने पे चबल हो गया तो x की वैल्यू 2 आएगी, डबल करने पे 8 गुना हो गया तो x की वैल्यू 3 आएगी। कैसे आएगी वो आगे चैप्टर में अपन समझेंगे, लेकिन चूंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, अब आपका रिवीजन हो रहा है तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, the value of x and y are found experimentally which may or may not be same as stoichiometric coefficient
Above relationship can be written as rate is equals to k a की power x b की power y, where k is proportionality constant known as rate constant. जहां पर k जो होता है proportionality constant होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, rate constant. क्लियर है बेटा? नाउ आगे बढ़ते हैं. रेट कांस्टेंट. अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की. इन अ केमिकल रिएक्शन N1A plus N2B gives us M1C plus M2D. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, Ka की पावर M1. एक सेकंड रुको जरा, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, दिख नहीं रहा. हाँ, ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर n1 और बी की पावर n2. अब मुझे नहीं याद कि आपको याद है कि नहीं है. मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में ये बात बोली थी कि हम जब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है. आगे जाके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ये आएगा कि क्यों हमने वहां पर रेट जब लिखा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यदि आपको याद आता हो तो हम लिखते थे के ए की पावर 2 बी की पावर 3. और अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, के ए की पावर 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और बी की पावर 3 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है ना बेटा. तो मैंने उस समय 11th में आपको ये बात बताई थी कि चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में ये अजम्पशन होता है कि जिस भी रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख रहे हो, वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, वो हमारा अजम्पशन है, उसको लेकर के ही हम वो लिखते हैं. क्लियर है बेटा? रियल वर्ड में ये कतई जरूरी नहीं है कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर n1 बी की पावर n2. बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, के ए की पावर x बी की पावर y, x n के m n1 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, y n2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हमें पता लगाना है इसका एक्सपेरिमेंट करके. चलो आओ और ज्ञान की गंगा बहाएं और आगे बातों को पढ़ें. आओ मिटाएं. Now, let us see this one. The rate of reaction unit concentration of the reactant is called as rate constant, specific rate constant. The rate constant does not depend upon the concentration of reactant, but it depends upon the temperature and the catalyst. Okay, we will read that. Rate constant जो होता है K, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे. आगे जाकर एरिनियस इक्वेशन अपन पढ़ने वाले हैं और वहां पर जाके अपन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस E बाई RT पढ़ेंगे. तो वहां पे हम देखेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है. इस बात को वही डिटेल में पढ़ा जाएगा. ठीक है बेटा? अब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. The sum of power of concentration of reactant in rate law expression is known as order of reaction. ठीक है बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? यदि मान लो किसी ने आपसे लिख दिया रेट लॉ में कि रेट बराबर है के ए की पावर x और b की पावर y, b की पावर y, तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा बच्चों? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा बच्चों? x होगा. एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा बच्चों? y होगा. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों? x प्लस y होगा. क्लियर है बेटा इतनी बात? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? x प्लस y होगा. एकदम सरल बात हो गई. ठीक है ना? तो ये था बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन. अच्छा, रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? किस मेथड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन? एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करते हैं. अपन लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है बेटा? अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है. परंतु एक बात याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी भी किसी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता. किसी एक रिएक्टेंट किसी एक सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 100% पॉजिटिव होगा. क्या बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता बच्चों. क्लियर है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं आता. ठीक है ना? एक के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा तो दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा. आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया हूँ. ठीक है बेटा?
चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यूनिट क्या होती है? यूनिट बहुत सरल है। के की यूनिट यदि हम निकालना चाहें तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा सरल होती है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देना है, ये वाला जो ये लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। और यूनिट अपन निकाल लेंगे किसी की भी हो, ये वाला जो लिखा हुआ है ये लिखना है। अब रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड भैया। ए की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। अब टकले पे चढ़ा दो एन, मान लो एन टकले पे कितना चढ़ा हुआ है? 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मोल पर लीटर को काट देगा, जो ऑर्डर जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी। बोलो हाउ? बात समझ में आ गई? अब मान लो ए के टकले पे 2 चढ़ा दिया। अब ए के टकले पे 2 चढ़ा दिया तो वहां पे मोल स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट साइड में मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर आ जाएगा, और रिएक्टेंट साइड में मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। दो तरफ का मोल पर लीटर कट जाएगा। आगे आप जानते हो, इस तरफ को ट्रांसफर कर देना। लिखने में बड़ा समय वेस्ट होता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ए की जगह क्या लिखना है बेटा? मोल पर लीटर लिखना है। रेट की जगह क्या लिखना है? मोल पर लीटर पर सेकंड लिखना है। एन की जगह क्या लिखना है? जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो वो स्टोइचोमेट्रिक चढ़ा देना, आपको आराम से मिल जाएगा। क्या? के की यूनिट। और यदि प्रेशर हुए तो एटीएम लिख देना है। प्रेशर के टर्म में रेट क्या होता है? एटीएम पर सेकंड होता है। प्रेशर के टर्म में पीए क्या होगा? एटीएम होगा। तो एटीएम की पावर एन चढ़ा देना। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। चलो बेटा आगे बात करते हैं। आगे आता है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो पहले चीज आती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है बेटा जो सिंगल स्टेप में होती है, एंड विच हैव एक्सपोनेंट इन रेट लॉ इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन का जो स्टोइचोमेट्री होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करती है ना बेटा। एलिमेंट्री रिएक्शन की जो एलिमेंट्री रिएक्शन के जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना बेटा, वही ऑर्डर। मान लो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ए के सामने क्या लिखा है? 1, और बी के सामने क्या लिखा है? 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए होगा 1, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी होगा 1। क्या बात चमक रही है आपको? क्या बात चमक रही है सबको? और बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन की एक और विशेषता होती है कि एलिमेंट्री रिएक्शन की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन की जो स्टोइचोमेट्री होती है ना, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। समझ रहे हो बात को? एलिमेंट्री रिएक्शन की जो स्टोइचोमेट्री होती है ना, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो इसका मतलब बेटा कोई भी रिएक्शन जो जीरो ऑर्डर हो उसके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है तो मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो हो जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जीरो तो पॉसिबल नहीं है। बोलो हाउ? बोलो हाउ? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या दिखाती है? मॉलिक्यूलरिटी ये दिखाती है कि रिएक्शन को कराने में कितने रिएक्टेंट एक साथ एक टाइम पे टकराए और रिएक्शन को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मॉलिक्यूलरिटी वो बताती है आपको, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी आपको ये बात बताती है। थोड़ी देर में मॉलिक्यूलरिटी वैसे पढ़ाता हूं मैं आपको, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप की, मतलब मान लो कोई रिएक्शन 3-4 स्टेप में हो रही तो हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है। लेकिन यदि एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करी जाए तो चूंकि एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन होती है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी वही हो जाएगी जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है ना। अब आपको मैं बात समझाता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। हो सकता है किसी को ये बात ना भी आई समझ में कि क्यों जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर जीरो है, तो जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूलरिटी होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी जीरो हो जाएगी। और मॉलिक्यूलरिटी जीरो इसलिए नहीं हो सकती, हम ये नहीं कह सकते ना कि वो रिएक्शन हो गई बिना टकराए हुए। भाई दो लोगों की टक्कर जरूरी है ना रिएक्शन होने के लिए। समझ रहे हो? कम से कम एक कोई सबस्ट्रेट हो ना कि वही आपस में ए ही टकरा गए, या बी टकरा गए, या ए बी टकरा गए। लेकिन कुछ तो कोलिजन चाहिए आपको। लेकिन वो तो क्या बोल रहा है? जीरो बोल रहा है। तो यदि जीरो बोल रहा है तो जीरो कोलिजन तो नहीं हो सकते। तो किसी भी रिएक्शन की जो हो रही है उसकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यदि आपने उसके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी तो उस रिएक्शन का, अब देखो मैं आपको बताता हूं,
मान लो आपने लिख दिया 0A, अब ऑर्डर तो 0 हो गया, ऑर्डर तो 0 हो गया, और आपने बोला ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत क्या हो जाएगा, 0 ही मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। अब ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती। बोलो हो, बोलो हो, बात क्लियर है ये? बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो, इधर इसको मिटाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं 1.5, और मैं आपसे बोलता हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर तो 1.5 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1.5 नहीं हो सकती। हम ये कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल टकराया कि 2 मॉलिक्यूल टकराए, हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 मॉलिक्यूल टकराए, समझे? आधा आधा टक्कर नहीं होता, होता है तो पूरा ही टक्कर होता है। क्या बात सबको क्लियर है बेटा? क्या सबको बात क्लियर है? तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कभी भी मॉलिक्यूलर, कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी समझ में तो मैं आपको बात समझा पाया हूँ। अब आती है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि एक से अधिक स्टेप्स में होती है, ठीक है? तो इसके कई स्टेप होते हैं, और इनके स्टेप्स हम क्या करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं बेटा। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, इसके स्टेप अपन जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स होती है उसके आधार पे हम प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है? तो इसमें कई स्टेप होते हैं, और एक बात बताऊं, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है। यदि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है 3A + 2C gives us D, तो इसको आपने मान लो 3 तरीके से लिखा रिएक्शन को, 2A + D gives us something, फिर वो कंबाइंस टू गिव समथिंग, वो कंबाइंस टू गिव समथिंग। तो हर रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, करेक्ट है इतनी बात? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। यदि उसमें 4 स्टेप है ना, तो 4 स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे कि मैंने लिखा, यदि मान लो एक ही रिएक्शन है, 2A gives me 3B, और यहाँ पर किसी ने लिख दिया 4C gives me 7D, और यहाँ पर किसी ने लिख दिया 9E gives me 7G, है ना? और ये बोले कि ये वो 3 रिएक्शंस हैं, ये वो 3 रिएक्शंस हैं जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एलिमेंट्री रिएक्शन है, 1 2 3, इसमें से 2 फास्ट है और एक स्लो है। तो हर रिएक्शन की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। जो पहली रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, जो दूसरी रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 होगी, और जो तीसरी रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलरिटी 9 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि निकाल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हर स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलरिटी होती है। क्या चमका? आया बेटा? सबको समझ में आया? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप ही जो है, स्लो स्टेप ही जो है वो डिटरमाइन करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। समझे? देखो यशराज बेटा, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो मीनिंग। समझ ला? समझ ला? आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा? नाउ सर पता कैसे करेंगे कि कौन सी स्लो है? ऑफ कोर्स इट इज डन ओनली बाय वन थिंग शिवानी, दैट इज डन एक्सपेरिमेंटली। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप में से जो बच्चा सबसे स्लो समझेगा वो बच्चा क्लास की रेट ऑफ प्रोग्रेस को डिटरमाइन करेगा बेटा। बात क्लियर है बच्चे? बस यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप which is called as rate determining step। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ओवरऑल रेट होता है वो स्लो स्टेप के द्वारा होता है, हम जानते हैं इस बात को। ठीक है, हमें तो सबको साथ लेके चलना है, तो स्लो वाला ही डिटरमाइन करेगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन depends on concentration of reactant of slow step which must be free from intermediate। अब मैं आपको बताऊं इंटरमीडिएट क्या होते हैं। वो बोल रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, लेकिन दे शुड नॉट कंटेन रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं वो समझना। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन में बनते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ऑब्टेन नहीं कर सकते, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो समय के लिए बनते ही नहीं है। जैसे कि
2NO2Cl gives you 2NO2 plus Cl2. Experimentally the rate law expression आया KNO2Cl की पावर 1। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ऊपर से दिखाई क्या दे रहा था, 2 थे वहां पे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, NO2Cl टूटा NO2 प्लस Cl में बेटा, ये स्लो स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है। तो अब यहाँ तो कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, यहाँ तो कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं आपके पास, क्योंकि ऊपर कुछ चीज बन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कंज्यूम हुई नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा KNO2Cl इज रेट लॉ। ठीक है बेटा, बोलो बेटा। अब कोई दूसरी रिएक्शन देखते हैं जहां पर इंटरमीडिएट हो। तो ये वाली रिएक्शन आई। अब इस वाली रिएक्शन में हम देखते हैं कि क्या कोई इंटरमीडिएट है, बिल्कुल। 2NO gives us N2O2 फास्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप है N2O2 plus H2 give you N2O plus H2, दिस इज स्लो स्टेप, नेक्स्ट इज फास्ट स्टेप। अब स्लो स्टेप के लिए जब अपन लिखेंगे ये एक्सप्रेशन, तो स्लो स्टेप के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, स्लो स्टेप के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा K N2O2 की पावर 1 और H2 की पावर 1, ऐसे ही आएगा बेटा। लेकिन N2O2 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो ऊपर बना और नीचे कंज्यूम हो गया, तो उसको मैं नहीं लिख सकता हूं। किसको, N2O2 को मैं नहीं लिख सकता हूं। रेट लॉ में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं लिखना है, तो N2O2 को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर से एक एक्सप्रेशन लिखूंगा। एक्सप्रेशन होगा K is equals to N2O2 अपॉन, नीचे क्या था, एक सेकंड रुकना, देखने ही भूल गया मैं, नीचे था NO, तो ये आ जाएगा N2O2 अपॉन NO का स्क्वायर। तो N2O2 क्या हो जाएगा, KNO का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाउ। KNO का स्क्वायर हो जाएगा N2O2 का कंसंट्रेशन। बस जो पहले हमने एक्सप्रेशन लिखा था ना, KN2O2 इंटू H2 लिखा था ना रेट लॉ का, वहां से N2O2 को हटाना था। तो वहां पर N2O2 की वैल्यू की जगह KNO की पावर 2 पुट कर देंगे, बोलो हाउ। तो वहां पर जब अपन KNO की पावर 2 पुट कर देंगे बच्चों, तो वो एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाई दे जाएगा। ये लो भाई, वो एक्सप्रेशन कैसा आ गया, ये आ गया के। अब ये के एफ और के बी के टर्म में लिखा, आप कुछ मत लिखो यार, के एफ के बी के इक्विलिब्रियम लिख दो, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, सेवा समाप्त हो गई। समझ गया बात को आप, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एनओ का स्क्वायर अपॉन N2O2। ये देखो, ये इन्होंने लिख दिया के NO2 का स्क्वायर, समझे बात को, इनटू H2, बस रेट लॉ बन गया आपका। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2। क्या सब बच्चों को बात क्लियर हो गई, कैसे लिखते हैं इसको, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सबको क्लियर हो गई। इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आ गए बेटा। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ये बताती है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम या आयंस जिन्होंने एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। करेक्ट है बेटा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो स्लोएस्ट रिएक्शन होती है उसको हम एलिमेंट्री मान लेते हैं, ये हरदम ऐसा हो जरूरी नहीं बेटा, समझ रहे बात को। यदि लास्ट रिएक्शन आप देखो, यदि आप लास्ट रिएक्शन देखो, तो क्या स्लो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी, आना बोलना पड़ेगा। लास्ट रिएक्शन में स्लो स्टेप की स्टोइचियोमेट्री क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर थी, नहीं थी बेटा। वहां पर स्लो स्टेप की स्टोइचियोमेट्री 1 और 1 थी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आया। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि जो स्लोएस्ट स्टेप हो वो एलिमेंट्री रिएक्शन ही हो। हर रिएक्शन का स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है, ठीक है ना, ये बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब हर रिएक्शन एलिमेंट्री, हर रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन लिखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन आप लिख ही नहीं सकते, बोलो हाउ। लेकिन यदि किसी के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन लिख सकते हो, पहली बात सबके लिए नहीं लिख सकते, किन के लिए नहीं लिख सकते बेटा, जीरो और फ्रैक्शन के लिए नहीं लिख सकते। तो किन के लिए लिख सकते हैं हम, जिसके लिए भी लिख सकते हैं, जिसके लिए भी लिख सकते हैं, उसकी जो स्टोइचियोमेट्री होगी वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। करेक्ट है बेटा। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल बात होती है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल बात होती है,
और इसकी वैल्यू कभी जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, हरदम इंटीजर होता है 1 2 3। एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर बराबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज डिफाइंड सेपरेटली। याद आया मैंने तुम्हें बताया था, टोटल मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा। यशराज समझ में आ गई बात बच्चे? तो ये बात तो नहीं बोलोगे ना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है उसकी स्टोइचियोमेट्री ही मॉलिक्युलरिटी शो करती है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है बेटा ना। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मॉलिक्यूल, देखो अब क्या लिख रहा है, जनरली मॉलिक्यूल ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जनरली नॉट ऑलवेज, एक्सेप्ट व्हेन स्लोएस्ट स्टेप कंटेन इंटरमीडिएट। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? देखो इंटरमीडिएट के केस में तो ऐसा नहीं हुआ था ना। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर इज 3 बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं, इसी चीज को आप एक दो बार सुन लेना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैंने क्या समझाया आपको, है ना। ये आसानी समझ में नहीं आता है जो बातें अभी करी है हमने। आगे का चैप्टर बहुत आसान है, मुझे यही पार्ट है चैप्टर का जो कंफ्यूजिंग लगता है, आगे का चैप्टर बहुत सरल है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्युलरिटी इज मोर देन 1 इज नोन एज सूडो यूनिमॉलिकुलर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका ऑर्डर तो 1 हो लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 से ज्यादा हो, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है लेकिन मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 होती है। करेक्ट है? हाँ, एसिडिक मीडियम में बेटा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, सत्य वचन। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी एसिडिक मीडियम में होगा, इसकी भी मॉलिक्युलरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये देखो ये एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं अपन रेट लॉ को, तो इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया है आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया है। सब इसमें से किया क्या है, देखो इसने क्या किया, तुम्हें क्या करना है, एक एक कंसंट्रेशन को एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में डबल किया बेटा, बोलो आओ। एक एक कंसंट्रेशन को डबल किया और बी को सेम रखा, बी को सेम रखा, तो डबल किया ना कंसंट्रेशन, डबल किया ना कंसंट्रेशन, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या लिखना है, डबल किया ना तो 2 की पावर x कर दो, बराबर रेट कितना बढ़ा उतना ही रहा, उतना ही रहा 4/4। वैसे तो इसको मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ लेकिन अभी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। एक एक कंसंट्रेशन को डबल किया, डबल किया तो 2 लिखा और की पावर x लिख दिया, ठीक है। रेट कितना बढ़ा, 4/4, 1 आया, बोलो हो। वैसे मैं चाहूं तो इसको पूरा लिखूं तो पूरा लिखता तो कैसे लिखता, तो भी सरल था ना बेटा, पूरा लिखता तो मैं ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ पहले वाले के लिए क्या लिखता, इसके लिखता k a की पावर 1 और b की पावर 2, सॉरी वो तो कंसंट्रेशन था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लिखता 1 की पावर x 2 की पावर y इंटू k इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन जो कि 4 है, बोलो यही लिखता ना रेट लो, 1 की पावर x 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा सेकंड वाले के लिए क्या लिखता, उसके लिए लिखता k 2 की पावर x, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बदलेगा नहीं कंसंट्रेशन चेंज करने से, और 2 की पावर y लिखता क्योंकि इधर 2 ही था, अपॉन 4 लिखता, 4 ने मारा 4, k ने मारा k, और 2 की पावर y, 2 की पावर y ने मारा 2 की पावर y, तो ओवरऑल क्या बचा आपके पास, तो ओवरऑल आपके पास यही बचा ना 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1, या 1/2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1। बोलो बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चों, हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये कुछ नहीं करना आपको, वैसे ये सबसे अच्छा है बेटा, यदि मैं आपकी डिटेल में क्लास ले रहा होता तो यही सिखाता पहले आपको, लेकिन चूंकि मैं बहुत शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बी को सेम रखा ना, उसको छोड़ दो, ए को डबल किया ना, ए को डबल किया तो 2 लिख दो, ऊपर लिख दो x, और कंसंट्रेशन सेम रहा। अब x की वैल्यू क्या हो बेटा कि ये 1 आ जाए,
x की वैल्यू क्या हो कि ये 1 आ जाए, क्या x की वैल्यू 0 होगी तो 1 आ जाएगा, आना बोलना पड़ेगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर 1 हो गया, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यही ट्रिक दूसरे वाले में अपना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक को कांस्टेंट रखो, एक को कांस्टेंट कर दिया, ये देखो ये 2 है ना, ये कांस्टेंट है, इस वाले को डबल किया, इसको डबल किया तो ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तो मुझे क्या करना है, इसको डबल किया था ना, तो मैंने लिखा 2 की पावर y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू क्या हो कि ये 4 आ जाए, आना बोलना पड़ेगा, 2, खत्म। तो सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, खेला खत्म बाबू, सवाल भी खत्म हो गया। आ गया सबको समझ में बेटा, क्या कंसेप्ट क्लियर है सबको? वेरी नाइस। अगला क्या बोल रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ether leads to formation of CH4H2 and CO and the reaction rate is given by rate is equals to K ether की power 3/2. The rate expression is followed by increase in the pressure of the closed vessel and the rate can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether. If the pressure is measured in bar and the time in minute, then what is the unit of rate and rate constant? बकवास क्वेश्चन है, रेट हो जाएगा ATM पर मिनट, रेट हो जाएगा एटीएम पर मिनट, और रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा एटीएम पर मिनट, और ये पी दिया है एटीएम की पावर 3/2। बोलो हाउ, इससे आप सॉल्व कर लोगे बेटा, बहुत ही सरल सवाल है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोलता है, फॉर अ रिएक्शन 3A गिव्स प्रोडक्ट, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 4 टाइम। ले भैया, ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज करी, मतलब 4 लिखो ब्रैकेट में, की पावर x करो, रेट क्या हुआ, डबल। अब सोचो x की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो जाए, आना बोलना पड़ेगा बेटा। 4 गुना किया आपने कंसंट्रेशन, 4 लिखा ब्रैकेट में, की पावर x बराबर कितने गुना हुआ, 2, तो x की पावर यदि अंडर रूट कर दें तो 2 आ जाएगा, तो हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। बोलो सबको बात क्लियर है, आना बोलना पड़ेगा, क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O gives N2O plus half O2 if initial pressure of N2O5 is 114 mm and after 20 seconds the pressure of the reaction mixture becomes 133 mmHg. Calculate the rate of reaction in terms of change in ATM per second and change in the molarity blah blah blah. इट्स ओके, सब आ सकता है बेटा, है ना। पहला आपको एक्सप्रेशन दिया उसने प्रेशर का, तो शुरू में कितना था, 114 था, तो आप सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, और उसने बोला है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, ये वाली आपको रिएक्शन दी है, तो P माइनस पी डैश इज इक्वल टू पी डैश, और बाई स्टोइचियोमेट्री P डैश बाई 2 आ जाएगा। बोलो हाउ। फाइनल प्रेशर कितना है उसका, याद करो चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपसे बोला था कि यदि गैस दी हो तो गैस को मोल मान के अपन स्टोइचियोमेट्री लिख सकते हैं, तो P माइनस, याद है बेटा, ऐसे करके हमको लिखना है। तो आफ्टर 20 सेकेंड देखो तो कितना चेंज आया N2O2 में, वो P डैश के बराबर आ जाएगा बेटा, जो कि कितना आया, 38 का चेंज आया, 38 का चेंज आया अपॉन टाइम, टाइम 20 सेकेंड है तो 1.9 mm पर सेकेंड हो जाएगा। तो खत्म बात बेटा, ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपको इन टर्म्स ऑफ मोल निकालना है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो आपको क्या कर देना है, एन बाई बी बराबर पी बाई आर टी हो जाएगा। तो आपको कंसंट्रेशन यदि निकालना है तो जो भी प्रेशर का चेंज आया उसको आरटी से यदि डिवाइड कर दोगे, यदि आरटी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में मोलैरिटी आ जाएगी। हाँ, आपको ये जरूर है कि जब आप मोलैरिटी निकाल रहे हो तो प्रेशर आपको एटीएम में लेना पड़ेगा, और एटीएम में लेने के लिए एमएमएचजी को 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सवाल तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोर्ड पे ये वाला सवाल समझा दूंगा यदि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा डिटेल में लिख लिख के थोड़ा समझाना पड़ेगा। नहीं आया बेटा समझ में ये, तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो ये सवाल लिखा हुआ नहीं है, मेरे पास जो मॉड्यूल है उसमें क्या पता कहाँ चला गया,
मॉड्यूल में तो नहीं है, होता तो मैं, हाँ ये है मेरे पास है। तो आप कहो तो ये सवाल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर कल पढ़ाऊंगा आपको चीजें। 1 घंटा शायद हो गया बेटा, है ना? 1 घंटा हो गया है एक्चुअली, है ना? तो ये सवाल तो मेरे पास है क्या सुविधा, कल समझा देता हूँ बेटा ये सवाल। कल तक आप इसको एक बार ट्राई और कर लो, एक बार ट्राई कर लो, यदि आ जाए तो बहुत खूबसूरत बात है, और नहीं आए तो कल समझा दूंगा, ठीक है? कल 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, ऐसे करके 3 या 4 क्लास में पूरा चैप्टर अच्छे से आपका खत्म कर दूंगा। आज के लिए शुभ रात्रि, सब लोग अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करते रहो। बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों, बाय बेटा।